नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टी.एस. मदान आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। हम पिछले 4 दिन से इस किताब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड। कई लोगों ने लिखा है कि पहले सेशन उनके मिस हो गए हैं, तो आप ऊपर जो आई का निशान है इस कोने में, नहीं इस कोने में, लेफ्ट, पता नहीं, देख लेना। जो आई का निशान है वहां पर क्लिक कीजिए, आपके पहले के 4 सेशंस भी आपको मिल जाएंगे और उनको देख लेना। आज आगे शुरू करते हैं। आज का सेशन कंक्लूडिंग सेशन होगा। आज हम इस किताब को क्लोज करेंगे क्योंकि हमने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद काफ़ी कुछ टेक्निकल भी है, वो जिनको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, वो इस किताब को ख़रीद के, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, वो ख़रीद लेना और इसको पढ़ लेना। तो अभी मैं शुरू करता हूँ आज इसका सेशन नंबर 5। तो यहाँ भी मुझे बहुत कुछ आपके साथ बोलने वाला है, सारा कुछ कंप्लीट हाईलाइटेड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल लास्ट पैरे पे हम थे कि यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। अब आगे सुनिएगा। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। मतलब जो जॉब होती है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और ये थोड़े समय की होती है। ये समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं ये कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो, पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है क्या? ये माइक ने उससे पूछा अपने फादर से कि दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में कोई फर्क होता है क्या? तो अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं। कहते हैं ना लोग, आपने भी सुना होगा कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, अमीर लोग शोषक होते हैं, मतलब शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं। या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि यह सुरक्षित है, सिक्योर्ड जॉब वही मांगने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहां ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए सबक एक महान सबक साबित हुआ। ये रॉबर्ट लिख रहे हैं। ये जानना कि अब कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में विचार, ये एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। ये रॉबर्ट कह रहे हैं। खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, ना कि अपने विचारों या दिमाग से। जब अब स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं। अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय, जब उसने टूथपेस्ट की ट्यूब को आग में डाल के, तपा के, पिघला के सिक्के बनाए थे ना, ये वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पे चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था।
उन्होंने ये भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो क्यामत आ जाएगी। गरीब, मध्य वर्गीय और ना समझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे ये भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वे कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। सालों के बाद कहते हैं मुझे समझ लगी है। मैंने तो बचपन से देखा है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया है। हमारे घर में आप आइए, कभी भी आइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप नीचे, मैं 7th फ्लोर पे रहता हूं, जब लिफ्ट पे पहुंचेंगे तो कोनी मारना, लिफ्ट के बटन को दबाना, लिफ्ट खुल जाएगी। मेरे घर के दरवाजे के बाहर आना, पैर मारना, दरवाज़ा खुल जाएगा। सामने मेरा बेडरूम दिखाई देगा, पैर मारना, वो भी दरवाज़ा खुल जाएगा और सामने मैं बैठा मिलूंगा। अब आप पूछोगे पैर से दरवाजे क्यों खोलने और कोनी से क्यों करना है? यार पहली बार मेरे घर में आओगे, खाली हाथ थोड़ा आओगे, फल फ्रूट सब्जियां मिठाई लेके आओगे ना, हाथ में तो वो पड़ा होगा। जोक को छोड़ते हैं। मेरे घर में फर्नीचर ऑर्डिनरी मिलेगा आपको, 200 250 वाली प्लास्टिक की कुर्सियां। मेरे बेड्स ऑर्डिनरी मिलेंगे। मेरे घर में कारपेट्स नहीं हैं, लेकिन महंगी से महंगी किताबें जरूर मिल जाएंगी। यू नेम द बुक एंड यू विल फाइंड इन माई हाउस। मेरे घर की अलमारियों में किताबें ही किताबें मिलेंगी। मेरे सोफे सेट के बीच में जो स्पेस होती है ना, जो सामान रखने के लिए बनाई होती है, वहाँ पर भी किताबें ही भरी पड़ी हैं। कई किताबें मैंने शुरू भी नहीं की होंगी, किताबें ही खरीदता हूँ। 40 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडिया का हर एयरपोर्ट पे गया हूँ, हर रेलवे स्टेशन देखा है, हर छोटा बड़ा शहर देखा है सेमिनार्स करने के लिए, पर मैंने कभी भी किताबों के अलावा कोई शॉपिंग नहीं की है। कभी मैं बच्चों के लिए कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कोई कपड़ा लेके नहीं आया हूँ। हमेशा किताबें लेके आया हूँ। और वही चीज़ तो बच्चे कर रहे हैं। अब किताबें ही वो लेते हैं, किताबें ही गिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बना? हमारी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, IP। इसको जब मर्जी एनकैश कर लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, जब इच्छा हुई उसको बेच दिया और पैसे हाथ में आ गए। फिर बेचो, फिर हाथ में आ गए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कम नहीं होती है। ये ईंटें और मलबा नहीं है। ये है कि पैसे के लिए काम नहीं करना है। यही चीज़ कुछ मैं समझ पाया था जो मेरे फादर ने मेरे साथ किया, और मैं वही अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं ठीक ही चल पा रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ भी तो मिल ही रही है। आगे हेडिंग है, वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा पैसे कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मैंने वॉल्ट डिज्नी की एग्जांपल दी थी ना आपको। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। वो पैसे और सुरक्षा ढूंढते हैं, उनको पैसे और सुरक्षा ही मिलती है।
जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें दिमाग नहीं होता। हमारा दिमाग हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें दिमाग नहीं होता। ये वही सोचता है जो हम इसको सोचने के लिए कहते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं सोचता। मैं कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं। ये अपनी मर्जी से नहीं सोचता है। ये उतना ही सोचता है जितना हम इसको सोचने के लिए कहते हैं। दिस इज लाइक स्मार्टफोन। जैसे स्मार्टफोन में गूगल का मैप है, ऐसे ही हमारा दिमाग है। इसमें जो डायरेक्शन डालोगे ये वही रास्ते बताएगा। अगर आप मैप में, जीपीएस में डेस्टिनेशन डाल दोगे न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क जाने के रास्ते बता देता है। अगर आप डाल दोगे मुंबई, ये मुंबई जाने के रास्ते बता देता है। अगर आप डालोगे जयपुर, तो जयपुर जाने के रास्ते बताएगा। अगर आप अपने दिमाग को कहो कि मुझे 20,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए, तो एक्सपीरियंस कर लेना कभी भी ये सोच के, अगले दिन सुबह आपको न्यूज़पेपर में 20-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरियों के एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगे। आपके दोस्त का फोन आएगा, यार तूने कहा था 20,000 महीने की नौकरी एक मिल रही है, बताऊं? आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। ये अलग से सब्जेक्ट है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे कभी, ये कैसे हो जाता है। क्योंकि आपका दिमाग वही सब कुछ देखना शुरू कर देता है जो आपने जीपीएस में डाला होता है, दिमाग वाले जीपीएस में। आप लिख दीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए, तो आपको अगले दिन 1 लाख रुपए महीने के ही एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देंगे। आप अपने दिमाग को कहिए कि मैंने एक पेंटिंग खरीदनी है, तो फेसबुक पे आपको ऐसी ऐसी पोस्ट दिखाई देंगे जहां पर पेंटिंग्स बिकती हैं, ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देंगी जहां पेंटिंग्स बिकती हैं। हजारों सैकड़ों कारें बाजार में निकल रही होती है, लेकिन आपकी कार का नंबर अगर किसी और कार के नंबर के साथ सिमिलर हो, तो आपकी नजर हो जाती है, यार वो देखा अपने नंबर। ये कैसे हो जाता है? बाकी नंबर आपने क्यों नहीं देखे? ये वही चीज है। आपको यही सिखा रहे हैं ये रिच डैड कि अपने दिमाग को, अपना जो दिमाग जो खुद नहीं सोचता है, उसमें ऐसा डेस्टिनेशन डालो जो आपको वहां जाने के लिए डायरेक्शन दे। अगर आप इसको पैसे कमाने का डेस्टिनेशन डालोगे तो ये वही डायरेक्शन देगा। हम इसको कह रहे हैं हमें आइडियाज दे। हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। पैसे तो अपने आप आएंगे, झक मार के आएंगे, और आते हैं। पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं मिलता है कभी। पूरी किताब जब पढ़ लोगे ना आप, बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, आगे पढ़ते हैं। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे, मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। बहुत कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं हमारे पास, क्योंकि कुछ और दिखाई दे रहा है जिंदगी में, कुछ और दिखाई दे रहा है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तकों को उन्होंने एक बड़े से पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला होगा। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती हैं अगर आप स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट्री बिक सकती हैं, फॉर रीसेल नहीं मिल सकती आपको। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी।
माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसको सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लें। यूट्यूब वालों ने हमें जगह दी है यार वीडियो चलाने के लिए, कुछ उनका भी हक बनता है और कुछ थोड़ा सा मेरा भी तो हक बनता है, इसलिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपका स्वागत है। तो कहते कि माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वह जितने कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। ये उसका बिजनेस मॉडल तैयार हो गया। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे। वे इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे, साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। ब्रांच भी खोल दी ना आगे। बहुत कम उम्र में ही हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। मैं कई बार ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैंने बोला है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वो वीडियो मेरी ट्रोल हो जाती हैं। लोग बहुत कुछ लिखते हैं वहां पर। आज किसी भी एम्प्लॉयर से पूछो, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है जब वो हायरिंग करनी होती है। ड्राइवर्स नहीं मिलते, आई एम सॉरी वर्ड गलत बोल गया, अच्छे ड्राइवर्स नहीं मिलते। कुक नहीं मिलते, मतलब अच्छे कुक नहीं मिलते। अकाउंटेंट्स नहीं मिलते, मतलब अच्छे अकाउंटेंट्स नहीं मिलते। मैनेजर्स नहीं मिलते, सेल्समैन नहीं मिलते, मतलब अच्छे मैनेजर्स, अच्छे सेल्समैन नहीं मिलते। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि एम्प्लॉयबल लोग ही नहीं मिलते हैं। इसीलिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट है फिर इतनी ज़्यादा सैलरीज क्यों हैं? क्यों इतनी ज़्यादा सैलरीज हैं? लाखों रुपए महीना देती हैं कंपनीज, क्यों देती हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो? क्योंकि लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। मेरी जो कल वीडियो बनी लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का हल, उसमें मैंने यही तो बोला है, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। केवल वही लोग बेरोजगार रह जाते हैं जो बेरोजगार रहना चाहते हैं, जिनको मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है, जिनको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की आदत हो जाती है, जो एनजीओ से ही खाना पसंद करते हैं, जो मंदिर गुरुद्वारों में ही खाना पसंद करते हैं, बस जो सरकार की सब्सिडी पर ही जीना पसंद करते हैं, केवल वही बेरोजगार रह जाते हैं। दूसरे लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं। आइडियाज़ की सच में कमी नहीं है। भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मेरा 62 की एज में आज ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि काम की, रोजगार की कमी नहीं है। नौकरियों की कमी हो सकती है, रोजगार की कमी नहीं है। जो करना जानता है ना, वो पानी भी बेच लेता है, और जिसको कुछ नहीं आता ना, वो भीख भी नहीं मांग पाता। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेते हैं। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना ये कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने
कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने भी ये सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। जब आप काम कर रहे हो और काम करने के बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर दिमाग ढूंढेगा ना और रास्ते कि यार पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं और क्या हो सकता है। तो कहता है हमने वो रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पर हमें पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए आगे सुनिए, कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे, क्योंकि समवन एल्स वाज वर्किंग ना, कोई और काम करता था। उनकी बहन काम करती थी ना, वो $1 लेती थी और इनके लिए इनकम जनरेट करती थी। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। पूरे 2 प्राइमरी चैप्टर्स को उन्होंने इस लाइन में समझा दिया है कि जब उन्होंने वो पुराने कॉमिक्स रद्दी वहाँ से ली और कॉमिक्स की लाइब्रेरी खोली, लोग 10 सेंट में 2 घंटे वहाँ कॉमिक्स पढ़ते थे और इन 10 सेंट में से 1 सेंट ये दे देते थे। जो टोटल इनकम होती थी 1 सेंट दे देते थे उस सिस्टर को, माइक की सिस्टर को। एज ए लाइब्रेरियन वो वहाँ पर काम करती थी और बाकी इनके पास प्रॉफिट आ जाता था। अगर वो मोहल्ले के गुंडे जो आज भी होते हैं हर जगह पर, अगर वो ना होते, वो मिस्चिव मॉन्गर्स ना होते, वो जेलस लोग ना होते, वो सफलता से चिढ़ने वाले लोग ना होते, तो सीन अलग होता। पर मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव साइन है। आदमी को निखरने का मौका ही तभी मिलता है जब कोई उसको काम करने से रोकता है, तो अदरवाइज व्यक्ति सिंपल चलता रहेगा। जब ठोकर नहीं लगेगी तो सीखेगा कहाँ से। तभी उसने कहा कि उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। और लास्ट लाइन जो वो लिखना चाह रहे हैं, ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, हमने 5 सेशंस में एक फिलॉसफी को समझा है, एक थॉट को ग्रहण किया है, स्कूल ऑफ थॉट, जो रिच डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी एंड माइक को समझाया था, उनके दोस्त को समझाया। अब इस थॉट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत से ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, बहुत सी यूट्यूब के चैनल्स अवेलेबल हैं, और ये तो किताब तो है ही है ना। मैं चाहता हूं कि आप किताबें खरीदो, किसी भी ऑथर की खरीदो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खरीदो, किसी के भी खरीदो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खरीदो, उज्जवल पटनी के खरीदो, हिमेश मदान के खरीदो, संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखो, पुष्कर राज उसके प्रोग्राम देखो, खरीदो, हर्षवर्धन को सुनो, संतोष नायर को सुनो, और नाम क्या याद आ रहे हैं मुझे, सिमरजीत को सुनो, विजय बत्रा को सुनो। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं सभी ट्रेनर्स के नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। किसी के भी प्रोग्राम खरीदो, किसी की भी किताबें खरीदो, लेकिन अपनी इनकम का 10% जरूर लगा दो इसके ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, खुद की ट्रेनिंग के ऊपर 10% ऑफ इनकम लगा दो। 10,000 रुपया कमाते हो, 1,000 रुपया अपने ऊपर लगा दो, जिसका मर्जी खरीदो। मैं पहले 4 में आपको कहता रहा कि मेरा खरीदो, आज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। किसी का खरीदो, खरीदो जरूर, बस सीखो जरूर, किसी का भी खरीदो। किताबें किसी की भी पढ़ो, पढ़ो जरूर, जैक कैनफील्ड की पढ़ो, इसी रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ो, जिग जिगलर की पढ़ो, ब्रेन ट्राइसी की पढ़ो, नेपोलियन हिल की पढ़ो, शिव खेड़ा की पढ़ो, बहुत किताबें हैं, हिमेश मदान की पढ़ो।
बहुत किताबें हैं। और फिर भी अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते तो फिर जो फ्री मिलता है वो कंप्लीट नहीं मिलता है। अगर 10,000 कमाते हो 1,000 लगा दो, अगले महीने 15,000 आना शुरू हो जाएगा, फिर 1,500 लगा देना, फिर 25,000 आना शुरू हो जाएगा, फिर 2,500 लगा देना, फिर 50,000 आना शुरू हो जाएगा। एंड 10% ऑफ योर टाइम वो भी सीखने में लगा दो। 10% ऑफ योर टाइम, दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से 2.5 घंटे सीखने में लगा दो बस। न्यूज़पेपर पढ़ने, मैगजीन पढ़ने बुरी बात नहीं है, लेकिन किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किताबें फिजिकल नहीं खरीद सकते तो किंडल पर बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए। सब कुछ मिलता है आजकल, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो ये मैं आज इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने 5 सेशंस मुझे सुना है। मेरे चैनल के आप सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूअर हो, मेरे स्टाइल को आप पसंद करते हो, बुरा भला जैसा भी है आप बर्दाश्त करते हो। बहुत जल्दी और किताबें लेके आपके सामने चर्चा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान आपकी और आपके परिवार की सेहत को और बढ़िया करे, आपके परिवार में खुशी बढ़ाए, आपके करियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, आपका दिमाग और तेज़ हो जाए, समाज में आपकी इज्जत और बढ़ जाए और आपकी आत्मा और पवित्र हो जाए, आपकी रूह और पाक हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।